डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.9 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे तथा प्रश्न नंबर 1 से 7 तक हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले हमारे पास है कि क्षेत्रफल फलन क्या होता है। क्षेत्रफल फलन की हम परिभाषा आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो एक ग्राफ की सहायता से डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो यहाँ पे एक ग्राफ हम ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस पे y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए ये एक वक्र रेखा है हमारे पास। ये जो ग्राफ बना है y इज इक्वल टू एफ एक्स का है और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक सरल रेखा भी हो सकती है, एक वक्र रेखा भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है आपके पास। तो ये जो रेखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस और x इज इक्वल टू ए के लिए ये लाइन है, x इज इक्वल टू बी के लिए ये लाइन है। तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इनसे, तो ये क्षेत्रफल कहलाता है। और समाकलन के रूप में इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पे समाकलन के रूप में इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे कि हमने यहाँ पर a से b एफ एक्स डी एक्स यानी जो ये फलन है इसका समाकलन सीमा a से लेके b तक के रूप में परिभाषित किया है। तो लिखेंगे इसको ऐसे कि हमने यहाँ पर a से b एफ एक्स डी एक्स को वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स 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 एवं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के रूप में हमने इसको परिभाषित किया है। यानी ये जो समाकलन है ये एक क्षेत्रफल फलन है और ये क्षेत्रफल फलन जो है वो किस टाइप का क्षेत्रफल निरूपित करता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स ये वाली वक्र लाइन, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x एक्सिस से घिरे हुए क्षेत्रफल को ये निरूपित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मान लेते हैं कि ये जो अंतराल a से b है, ये जो क्लोज्ड इंटरवल हमें a से b दिया हुआ है, इसमें कोई बिंदु x है। मान लीजिए a से b में कोई बिंदु x है, तब जो समाकलन है a से x एफ एक्स डी एक्स को हम ये हल्के छाया के क्षेत्र से जो दिखा रखा है, तो ये जो क्षेत्रफल निरूपित करता है वो a से x एफ एक्स डी एक्स को निरूपित करता है। यानी इसकी जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा है वो ये हो जाएगी कि निम्न सीमा है वो a और ऊपरी सीमा है वो x। अब जो क्षेत्रफल है वो ये वाला हो जाएगा जो मैंने हल्का छाया के क्षेत्र दिखाया है। यहाँ पे x क्या है, x जो है AB के बीच का कोई बिंदु है, यानी AB अंतराल का कोई बिंदु है और fx है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि यदि ये a से b है तो ये पूरे क्षेत्र को निरूपित करता है। यदि मैंने लिमिट a से x को x तक ले ली तो ये जो क्षेत्रफल है वो ये हल्का छायांकित भाग होगा। और क्षेत्रफल फलन को हम ax के द्वारा निरूपित करते हैं और ax को इस टाइप से लिखा जा सकता है कि a से x एफ एक्स डी एक्स। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल फलन होता है उसको इस टाइप से निरूपित किया जा सकता है कि ये एक समाकलन के रूप में लिखा जा सकता है जिसकी सीमाएं जो है वो ये हमें दी होगी कि इस सीमा से लेके इस सीमा तक हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो फलन हमें दिया हुआ होगा उसका हमें मान ज्ञात करना है दी गई सीमाओं के अंतर्गत। यही हमारा क्षेत्रफल फलन है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि समाकलन गणित की जो दो आधारभूत प्रमेय हैं उनके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम समाकलन गणित की जो दो आधारभूत प्रमेय हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, यानी समाकलन गणित की जो पहली आधारभूत प्रमेय है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए कि बंद अंतराल AB पर f एक संतत फलन है और ax क्षेत्रफल फलन है। यहाँ पे हमें क्या मानना है, एक बंद अंतराल जिस पे f एक संतत फलन है
और ax है वो क्षेत्रफल फलन है। अंतराल f, इस अंतराल में f है वो एक संतत फलन है और ax है वो इसका क्षेत्रफल फलन है। तब यदि x ab इंटरवल का कोई बिंदु है तो उसके लिए a का अवकलज यानी ax का अवकलज है वो fx होगा। ये समाकलन गणित की पहली आधारभूत प्रमेय है। मैं एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि समाकलन गणित की पहली आधारभूत प्रमेय क्या है कि कोई बंद अंतराल हमने ab लिया और उस अंतराल में f जो है वो एक संतत फलन है और ax उसका क्षेत्रफल फलन है। क्षेत्रफल फलन हम डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में। तब यदि ab अंतराल में कोई बिंदु x है तो उन सभी x के लिए a का अवकलज यानी इस क्षेत्रफल फलन का अवकलज जो है वो फलन fx होगा। ये समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय है। अब बढ़ते हैं समाकलन गणित की जो दूसरी आधारभूत प्रमेय है वो क्या है। तो स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है। मान लीजिए कि बंद अंतराल ab पर f एक संतत फलन है, यानी अंतराल वही है ab और बंद अंतराल है f एक संतत फलन है और f का जो प्रति अवकलज है स्मॉल f का प्रति अवकलज कैपिटल F है। तब a से b fx dx का मान यानी पहले fx का प्रति अवकलज हमने क्या लिखा है कैपिटल fx और फिर ये सीमाएं हमने a से b रखी। पहले ऊपरी सीमा रखनी है और फिर माइनस में नीचे वाली सीमा रखनी है, यानी x का मान पहले b रखना है फिर a रखना है तो fb माइनस fa हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग समाकलन गणित की जो पहली आधारभूत प्रमेय है उसके हिसाब से चलेगा कि मान लीजिए बंद अंतराल ab में कोई फलन f है वो संतत फलन है और f का प्रति अवकलज है वो कैपिटल F है। तो यहाँ हमने a से b fx dx का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसका प्रति अवकलज हमने लिखा fx यानी समाकलन हमने हटा दिया प्रति अवकलज करके और ये जो सीमाएं है वो a से b में रखती। पहले ऊपर वाली सीमा रखी जाएगी माइनस में नीचे वाली सीमा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है जो दूसरी आधारभूत प्रमेय है। इसी का प्रयोग हम उदाहरणों में करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों में करेंगे। तो आगे हम उदाहरण हल करते हैं। अब आगे उदाहरण नंबर 28 का पहला भाग है। सीमा है 2 से 3 x स्क्वायर dx का, ये हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो पहले x स्क्वायर का समाकलन हमें ज्ञात करना है जैसे हम पहले करते आए हैं सिंपल तरीके से कि x पावर n का एक पावर बढ़ जाती है उसी से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे समाकलन हम ज्ञात करेंगे x स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 बटे 2 + 1 और जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है उसके हिसाब से ये जो सीमाएं हैं वो यहाँ आ जाएगी यानी x³ बटे 3 और ये सीमा आ जाएगी वो 2 से 3। अब x की जगह पहले मान रखेंगे हम 3 और फिर माइनस में x की जगह मान रखेंगे 2। तो ये 3 की पावर 3 बटे 3 माइनस 2 की पावर 3 बटे 3 ये आ जाएगा। पहले x की जगह हमने 3 रख दिया माइनस में x की जगह 2 रख दिया। ये 3 तिये 9 तिये 27 बटे 3 माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 बटे 3 27 में से 8 जाएंगे तो 19 ये आ जाएगा 19 बटे 3। ये उत्तर ये लघुत्तम 3 आया 27 माइनस 8 19 बटे 3। तो यहाँ पे हमने समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है तो सबसे पहले समाकलन करो और समाकलन में ये सीमाएं रख दो। तो इस तरह उदाहरण नंबर 28 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। आगे उदाहरण नंबर 28 का दूसरा भाग है। सीमाएं 4 से 9 दी हुई है और समाकलन हमें ज्ञात करना है इन सीमाओं के अंदर वर्गमूल x बटे 30 माइनस x की पावर 3 बटे 2 के वर्ग का। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हम यहाँ यूज करेंगे और एक इससे अगली प्रश्नावली में हम यूज करेंगे। तो यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं तो केवल उसी का प्रयोग करेंगे जो अभी तक हमने किया है। तो सबसे पहले
हम इसका सिंपल बिना लिमिट के यानी बिना सीमाओं के हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्गमूल x बटे 30 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 2 और इसका वर्ग dx का मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये मान हमें ज्ञात करना है और फिर इस मान में हम ये सीमाएं रख देंगे। सबसे पहले इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ माना 30 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 2 बराबर हम मान लेते हैं t। तो यहाँ पे dx दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो ये 0 माइनस 3 बटे 2 आगे आ जाएगा x की पावर 1 बटे 2 dx बराबर dt और ये हो जाएगा माइनस 3 बटे 2 वर्गमूल x dx बराबर dt और वर्गमूल x dx बराबर माइनस 2 बटे 3 dt ये होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा माइनस 2 बटे 3 dt बटे t का वर्ग। अब इस t के वर्ग को ऊपर ले चलो, माइनस 2 बटे 3 t की पावर माइनस 2 dt। अब ये समाकलन कर लेंगे, माइनस 2 बटे 3 t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में c हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि c की आवश्यकता नहीं है। तो ये होगा माइनस 2 बटे 3 t की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटे 3 t। तो t का मान वापिस रख दो, ये होगा 2 बटे 3 t का मान है वो नीचे रखा जाएगा 30 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 2 ये आया। अब इसकी हमें लिमिट लगानी है। लिमिट लगाएंगे तो लिमिट इस तरह से लगेगी जैसे हमारा मान वर्गमूल x बटे 30 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 2 का वर्ग इंटू dx। इसका मान ये आया 2 बटे 3 और 30 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 2 ये मान आया है। अब हमें लिमिट लगानी है 4 से 9। तो यहाँ पे भी हम 4 से 9 का प्रयोग करेंगे। तो 2 बटे 3 तो बाहर आ जाएगा। पहले x की जगह 9 का प्रयोग करो, फिर x की जगह 4 का। तो 1 बटे 30 माइनस 9 की पावर 3 बटे 2 ये प्रयोग कर लिया हमने और माइनस 1 बटे 30 माइनस 4 की पावर 3 बटे 2। पहले x की जगह 9 रख दिया, फिर x की जगह 4 रख दिया। अब 2 बटे 3 1 बटे 30 माइनस 9 की पावर 3 बटे 2 9 गुणा वर्गमूल 9 9 तिये 27 ये हो जाएगा और माइनस 1 बटे 30 माइनस 4 गुणा वर्गमूल 4 तो 4 दूना 8 ये होगा। तो 2 बटे 3 1 बटे 30 माइनस 27 3 हो जाएगा माइनस और 30 माइनस 8 ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लो 22 तिये 66 और 2 बटे 3 लघुत्तम आ जाएगा 66 या 22 माइनस 3 यानी 2 बटे 3 गुणा 19 बटे 66 ये 2 से 33 तो ये होगा 19 बटे 99 ये उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमें सीमाओं के साथ दिया हुआ था 4 से 9 और ये समाकलन हमें ज्ञात करना था। तो बिना सीमाओं के हमें समाकलन ज्ञात करना आता है। यहाँ पे 30 माइनस एक्स की 3 बटे 2 को हमने t मान लिया और यहाँ से dx का मान हमने ज्ञात कर लिया कि वर्गमूल x dx बराबर माइनस 2 बटे 3 dt और ये मान रख के हमने ये समाकलन ज्ञात कर दिया। और फिर समाकलन में हमने ये सीमाएं 4 से 9 तक रखी
और सीमाएं जब हमने ये रखी तो हमारे पास उत्तर आया 19/99। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 28 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। आगे उदाहरण नंबर 28 का तीसरा भाग है 1 से 2 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम आंशिक भिन्नों का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले आंशिक भिन्नों के रूप में हम बदलेंगे। तो ये होगा x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x बराबर, यानी पहले ए यूं का यूं लिख दो, फिर लघुत्तम से लघुत्तम हम काट देंगे। x प्लस 1 x प्लस 2 ये लघुत्तम लिया, यहाँ a के साथ x प्लस 2 आ जाएगा और b के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। ये लघुत्तम से लघुत्तम कट होगा तो x के बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम जो कांस्टेंट संख्याएं हैं उनको और x के गुणांकों को कंपेयर करेंगे। दोनों तरफ x के गुणांकों व अचर संख्याओं की तुलना करने पर, अचर संख्याओं की ये तुलना करेंगे, तुलना करने पर। तो ये होगा हमारे पास, जब x का गुणांक कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो 1 है और इधर a प्लस b, और जब अचर संख्याओं की तुलना करेंगे तो यहाँ तो अचर संख्या है ही नहीं, और यहाँ पे a के साथ 2 है और b के साथ 1 है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब जो समीकरण 1 और 2 है इनको ए बी के लिए सोल्व करना है। तो 1 में से 2 घटा दो तो माइनस a बराबर 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, वो यहाँ रख दो तो b का मान आ जाएगा 2। a और b का मान दोनों यहाँ पे हम रखेंगे, तो दोनों जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर a बटे x प्लस 1 और प्लस में b बटे x प्लस 2। अब हमें समाकलन करना है इसका 1 से 2 dx, इसका भी समाकलन 1 से 2 dx और इसका भी समाकलन 1 से 2 में ये करना है। तो अब ये समाकलन के 2 प्रश्न बने हैं, इन दोनों को हल कर दो। ये होगा माइनस log x प्लस 1 और यहाँ पे हमें जो वैल्यू रखनी है वो 1 से 2 रखनी है, प्लस में 2 log x प्लस 2 और जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है 1 से 2। अब माइनस log 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 और 1 3, और फिर माइनस का निशान, एक ये माइनस है, माइनस log 1 प्लस 1 ये log 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 log ये 2 और 2 4, माइनस में 2 log 1 x की जगह 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा। ये प्लस का है तो log 2 माइनस ये log 3 और प्लस में ये हो जाएगा 2 log 4 माइनस 2 log 3। अब हम क्या करेंगे, log 2 माइनस log 3, तो log 2 बटे 3, log 2 बटे 3 और प्लस में इस 2 को ऊपर भेज दो, ये log 4 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस log ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। 4 की पावर 2 16, log 2 बटे 3 प्लस में log ये 16 माइनस log 9, तो log m प्लस log n प्लस वाले गुणा में आ जाएंगे और माइनस वाले बटे में आ जाएंगे। तो ये होगा log 2 बटे 3 गुणा 16 बटे 9। कटता हो तो काट दो, नहीं तो गुणा करके लिख दो, मेरे ख्याल में नहीं कटेगा ये।
तो ये log हो जाएगा 32/9×27 और ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमने log m-n का फार्मूला लगाया। यहाँ पे जो आगे पावर है वो ऊपर चली जाती है, तो log 4 है तो log ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 2, ये log 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा log 2, 4 पावर 2 16 माइनस 3 पावर 2 9, log m+n जो प्लस में हो वो गुणा हो जाता है और माइनस में वो बटे हो जाता है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 28 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 28 का चौथा भाग है 0 से π/4 साइन क्यूब 2t इंटू कोस 2t dt का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बिना सीमाओं के इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये लिख लो कि सबसे पहले साइन क्यूब 2t इंटू कोस 2t dt का मान ज्ञात करेंगे और फिर सीमाएं इसमें रख देंगे। ये मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे माना साइन 2t बराबर x, तो साइन 2t का अवकलज कोस 2t और 2t का दोबारा से करोगे 2 dt बराबर dx, तो कोस 2t इंटू dt बराबर dx/2। तो इसलिए साइन क्यूब 2t कोस 2t dt इसके बराबर हो जाएगा, ये तो x क्यूब बन जाएगा और ये dx बटे यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब यहाँ वापिस इसका समाकलन करोगे x क्यूब का, तो 1/2 x पावर 4/4 हो जाएगा, तो x पावर 4/8। तो x हमने किसको मानना है? साइन 2t को। तो इसको ये लिखा जा सकता है कि साइन 4 2t/8। अब हमें यहाँ पे लिमिट रखनी है 0 से π/4। तो यहाँ 0 से π/4 साइन क्यूब 2t कोस 2t dt इसका मान रखेंगे, तो साइन पावर 4 2t/8 और ये लिमिट हो जाएगा 0 से π/4। तो 1/8 हम कॉमन ले लेंगे, साइन पावर 4 2t और ये लिमिट होगी 0 से लेके π/4। 1/8 पहले t की जगह π/4 लिखो, तो साइन 4 2 गुणा π/4 माइनस साइन 4 2 गुणा 0, तो ये हो जाएगा 1/8। ये कट के साइन π/2 का मान होता है 1 की पावर 4 माइनस साइन 0 का 0 होता है 0 की पावर 4, तो ये 1/8 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमने सबसे पहले सिंपल यानी बिना लिमिट के इसका मान ज्ञात कर लिया और मान ज्ञात करने के बाद ये जो लिमिट हमें दे रखी थी वो भरती। तो इस तरह से हमारा उत्तर 8 आया और उदाहरण नंबर 28 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 7.9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.9 का पहला सवाल हमें मिला है कि -1 से 1 सीमा है और x+1 dx का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये समाकलन ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो x का हो जाएगा x² 2 और 1 का हो जाएगा x, और ये सीमाएं हैं ये यहाँ पे रख देंगे -1 से 1। तो पहले x की जगह 1 रखो फिर -1 रखो, तो 1 का वर्ग बटे 2 प्लस में 1 और माइनस में -1 रखोगे तो -1 का वर्ग बटे 2 और प्लस में -1 ये हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 प्लस 1 माइनस ये 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपस में कट जाएंगे, 1 और 1 2 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने ये किया है कि सबसे पहले समाकलन किया और समाकलन के बाद जो ये सीमाएं दे रखी थी वो रख दी। अब दूसरा प्रश्न है, सीमाएं हैं 2 से 3, 1/x dx का मान हमें ज्ञात करना है। तो 1/x का समाकलन हमें पता है क्या होता है, log x होता है, और
यहाँ पे जो मान रखने हैं वो 2 से 3 रखने हैं। पहले x की जगह 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो ये होगा log 3 माइनस log 2 log m माइनस log n, ये होता है log m बटे n, और ये उत्तर हो जाएगा। तो पहले 1/x का समाकलन किया, फिर ये लिमिट रख दी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरा प्रश्न है कि लिमिट 1 से 2 4x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले समाकलन ज्ञात करो और लिमिट रख दो। ये होगा 4x की पावर 4 बटे 4, यानी x की पावर 3 का हमने समाकलन कर दिया। 5x की पावर 2 का समाकलन करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, उसी से ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस में 6, ये x स्क्वायर बटे 2 होगा और प्लस में 9x, और लिमिट हम रख देंगे 1 से 2। तो ये जो कटता है काट देंगे, ये 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये x पावर 4 बचा पहले। तो सबसे पहले x जहाँ पे भी है उसकी जगह 2 रखो, माइनस में 1, तो ये रखेंगे 2 की पावर 4 माइनस में 5 गुणा 2 की पावर 3 बटे 3 और प्लस में 3 गुणा 2 का वर्ग और प्लस में 9 गुणा में 2, ये आया। ये हमने ऊपर की लिमिट रख दी। अब नीचे की रखेंगे 1, तो 1 की पावर 4 माइनस 5 गुणा 1 की पावर 3 बटे 3 और प्लस में 3 गुणा 1 का वर्ग और प्लस में 9 गुणा 1। इसको सोल्व करो। 2 की पावर 4 होगा 16 माइनस 2 की पावर 3 8, 8 पंजे 40 बटे 3 और प्लस 2 दूनी 4 3 12 और प्लस 9 दूनी 18। अब माइनस ये 1 होगा और माइनस 5 बटे 3 और माइनस 3 माइनस 9, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 बटे 3 हो जाएगा। जब हम पूर्णांकों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 12 28, 28 और 18 46, में से 1 जाएगा 45, 45 में से 3 जाएंगे 42, 42 में से 9 जाएंगे 33 और ये हो जाएगा माइनस 35 बटे 3। लघुत्तम लेंगे 3, 33 3 99 माइनस 35 64 बटे 3 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 4 है 0 से पाई बटे 4 साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले साइन 2x का समाकलन हम ज्ञात करेंगे, तो ये होगा माइनस कोस 2x और 2x का करोगे तो बटे में 2 हो जाएगा और ये लिमिट रखोगे 0 से पाई बटे 4, तो 1/2 विद नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेंगे कोस 2x और ये होगा 0 से पाई बटे 4 माइनस 1/2। पहले x की जगह पाई बटे 2 रखेंगे हम, तो 2 पाई बटे 4 रखेंगे, तो ये 2 गुणा पाई बटे 4 और माइनस में कोस 2 गुणा में 0, ये हो जाएगा माइनस 1/2 और कोस पाई बटे 2 होता है 0 और ये होगा कोस 0 का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने समाकलन किया और फिर ये लिमिट 0 से π/4 रख दी। अब प्रश्न नंबर 5 है 0 से π/2 कोस 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कोस 2x का समाकलन करना है, वो होगा साइन 2x बटे 2। ये हमने समाकलन कर दिया। अब लिमिट रखेंगे 0 से π/2, तो 1/2 को बाहर लिखा जा सकता है साइन 2x और इसकी लिमिट रखेंगे 0 से π/2, तो ये होगा 1/2 साइन 2 गुणा π/2 माइनस साइन 2 गुणा 0, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 1/2 साइन पाई का मान है वो 0 होता है और साइन 0 का भी 0, तो ये 0 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने समाकलन करके और ये लिमिट रखी, पहला पार्ट भी 0 दूसरा भी 0, तो उत्तर आया 0। अब छठा प्रश्न है 4 से 5 e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो e⁻x का समाकलन e⁻x होता है
और ये लिमिट रख देंगे 4 से 5। तो पहले x की जगह 5 रखो माइनस x की जगह 4 रखो, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहो तो e⁴ आप कॉमन ले लो, e बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। ये उत्तर भी ठीक है, ये उत्तर भी ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 है 0 से π/4 टेंजेंट x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टेंजेंट x का समाकलन हमें पता है कि माइनस log cos x होता है, और अब इसकी हम लिमिट रखेंगे 0 से π/4, तो माइनस बाहर ले लेंगे, log cos x और ये 0 से π/4 ये हो जाएगा, माइनस ये रखेंगे log cos π/4 और माइनस log cos 0। अब माइनस log cos π/4, cos π/4 होता है 1/√2 और माइनस माइनस प्लस log cos 0 होता है 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log m/n लिखें तो माइनस log 1 और प्लस log√2 और यानी log m माइनस log n और ये प्लस में log 1, तो log 1 से log 1 कट जाएगा और log√2 ये उत्तर आ जाएगा। यदि आप बुक के साथ उत्तर मिलाना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, log 2 की पावर 1/2 और फिर इस 1/2 को आगे ले आओ, 1/2 log 2 ये उत्तर। तो यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी ठीक है, ये छोड़ दोगे तो भी ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।